दोस्तों आज हम जानेंगे ग्रामीण डाक भर्ती ग्रामीण डाक सेवक की जीडीएस की भर्ती के बारे में सब कुछ। ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए विज्ञापन कब निकला, अंतिम तिथि कब है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, योग्यता क्या है और इसके लिए जो भर्ती पर चयन प्रक्रिया है वो किस तरीके से, क्या प्रोसेस है उसमें, इस तरीके से सब कुछ इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। क्योंकि किसी भी भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो बिना देरी किए हुए आते हम इस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती पर। जैसा कि हम दो फॉर्म, कोई डुप्लीकेट में एक से अधिक फॉर्म में पंजीकरण आवेदन नहीं कर सकता है। यदि एक से अधिक आवेदन यदि कोई करता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, केवल एक ही जगह से एक ही फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है, इससे अधिक नहीं करना है। आपको यदि कोई गलती हो जाती है आवेदन पत्र में ऑनलाइन करते समय, तो उसके लिए 3 दिन के लिए अलग से मतलब टाइम दिया जाएगा आपको सुधार करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद में 3 दिन और इसके और विंडो को ओपन किया जाएगा फॉर्म में सुधार करने के लिए। अब इसकी देखते हैं ऑनलाइन पंजीकरण की आवेदन की तिथि है 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी 3 मार्च 2025 तक आवेदन हम फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई फॉर्म में जन्म तिथि में या फिर जाति में या फिर कोई विकलांग कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो या जन्म या कोई अंकों के में कुछ गलती रह जाती है, गलती से ऑनलाइन आवेदन भरते समय, तो उसको सुधारा जा सकता है। हाँ, बल्कि और सशुल्क सुधारा जा सकता है, उसमें कुछ शुल्क निर्धारित किया जाएगा। तो 6 मार्च से और 8 मार्च 6, 7 और 8 3 दिन के लिए विंडो को वापस ओपन किया जाएगा सुधार के लिए। तो इसलिए हो सके तो शुरुआत में ये कोशिश करें कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय हमारे से कोई गलती नहीं हो किसी आंकड़ों में, किसी डेटा में। लेकिन फिर भी यदि किसी हो जाती है किसी से गलती, तो उसके लिए आपको सुधार करना के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसकी सेवा एवं शर्तों के बारे में हम जानेंगे। सेवा शर्त में यह है कि इसको गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी नहीं मानती है, बल्कि एक संविदा की तरह मानती है। हालांकि इसको बहुत अधिकांशतः सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के समान दी जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस भर्ती को उससे नियमों में नहीं रखा है। तो ये ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जो 2020 में बना है उस नियमों के तहत ये भर्ती हो रही है ना। तो इसके लिए सबसे पहले ये है, मुख्य अपन बिंदु को ही देखेंगे केवल, जिससे कि कम समय में ये सब कुछ समझ में आ जाए। इसमें यह है कि आपको लगभग प्रतिदिन 4-5 घंटे के लगभग काम करना पड़ सकता है। हालांकि 4-5 घंटे नहीं, और निकटतम अपने पोस्ट ऑफिस होती है वहाँ से जाके अपन को जो डाक है जो उनको लाके और हमको वितरित करना होता है हमारे जो नियुक्ति क्षेत्र में, है ना। और इसके लिए आपको यह है कि एक शर्त रखी गई है कि आपको परिवार की जीविका के लिए पर्याप्त साधन, दूसरे भी आय के स्रोत होने चाहिए, ऐसा प्रूफ लिया जाता है। हालांकि उसकी औपचारिकता होती है। इसके लिए ये भी है कि आपको एक जहाँ पर आपकी पोस्टिंग नियुक्ति होती है वहाँ पर एक आवास की आपको व्यवस्था करनी होती है। मतलब कि किराए से कोई भी मतलब रूम लेके और रहना पड़ता है। इस तरीके से ये जॉब प्रोफाइल में आपको ये नियम शर्तें रखी गई है। हालांकि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी एक जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका जॉब प्रोफाइल में इसके लिए काम क्या है इसको देखेंगे। काम यह है कि जो ब्रांच होती है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती है, उसमें हमको समय समय पर डाकें लानी पड़ती है और वितरित करनी पड़ती है, उनका परिचालन करना पड़ता है। एवं यदि कोई ब्रांच पोस्ट मास्टर यदि कोई होता है
और वो यदि आपको अलग से और कोई अलग से थोड़ा बहुत काम दे देते हैं यदि, तो वो भी आपको करना पड़ सकता है। ये इसका जॉब प्रोफाइल है। इसका निवास भी बताया कि लगभग आवास अपने उसी क्षेत्र में, नियुक्ति क्षेत्र में बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको घोषणा पत्र देना पड़ता है। जिस गांव में आपकी पोस्ट है, जिस गांव में आपको बेरोजगारत है, वहाँ पर एक निवास करना होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि उस जगह पर रहना होगा, क्योंकि प्रतिदिन अपना काम वहाँ पर पड़ता है डाक वितरित करने का, है ना। और ये इसकी जॉब प्रोफाइल में है। समय समय पर डाकों का परिचालन, डाक परिचालन करना होता है। बीपीएम की सहायता भी, कभी सभी कार्य सहायता के लिए और अदर दूसरे भी कार्य करने पड़ सकते हैं। ऐसे कोई ऐसा भारी काम नहीं है, नॉर्मल काम है ये, है ना। इसके अलावा आपको रहना भी संबंधित बीओ डाक के ये परिक्षेत्र क्षेत्राधिकार में रहना पड़ेगा, है ना। और ये आपको जैसे टिकट वितरण, डाक का टिकट स्टेशनरी बिक्री के लिए, है ना, डाक के दरवाजे वितरण के लिए, है ना, ये सब कार्य करने पड़ सकते हैं। ये आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, है ना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे, जानेंगे हम अभी उसके परिलब्धियाँ एवं भत्तों के बारे में। कितना भत्ता लगभग होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका ये है कि इनमें 3% जो वार्षिक वृद्धि होती है, जो भत्तों में जीडीएस के नियमों में ऐसा दे रखा है। एवं इसको जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके समान ही, मतलब सामाजिक शिक्षा के लाभ भी हकदार ये होते हैं। ग्रेच्युटी मिलती है, सेवा मुक्ति का लाभ भी मिलता है उनको नियमित कर्मचारियों की तरह। एक तरीके से इनको गवर्नमेंट कर्मचारी मान सकते हैं, हालांकि माना नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सुविधाएं काफ़ी कुछ हद तक उनको वही मिलती है ना। इसका जो TRCA स्लैब है, जो बीपीएम के लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक है। एवं APPM डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 रुपये तक इसका TRCA स्लैब है ना। तो सब कुछ यूँ मान लो, बहुत कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के ही बराबर ही इसका मानदेय जो सुविधाएं हैं वो रहती है ना। हालांकि माना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बराबर सुविधाएं तो काफ़ी हद तक रहती है। इसकी अब उम्र देखेंगे फॉर्म भरने के लिए। न्यूनतम एज इसकी फॉर्म भरने के लिए हमको 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। हालांकि विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को उनमें छूट दी गई है। जैसे ST SC के लिए 5 साल की छूट है, इसका मतलब वो 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और OBC के लिए 3 वर्ष, उसका मतलब 43 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं जो उसकी एज इतनी हुई हो। एवं EWS के लिए कोई रिलैक्स एज में छूट नहीं दी गई है, इसका मतलब उसकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक ही फॉर्म भर सकता है। विकलांग व्यक्ति के लिए 10 वर्ष की छूट है। यदि विकलांग व्यक्ति की ऊपरी अधिकतम आयु 50 वर्ष है तो वो भी फॉर्म के लिए अब पात्र है, विकलांग व्यक्ति। और यदि OBC में है तो उसके लिए 13 साल की छूट है, क्योंकि 3 वर्ष तो OBC के तहत छूट है और 10 वर्ष विकलांग व्यक्ति के हिसाब से उनकी छूट है। इसका मतलब 53 वर्ष तक आयु तक भी यदि है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। यदि ST SC का है और उस श्रेणी का है और विकलांग भी है तो 15 वर्ष तक उसको छूट है। इसका मतलब वो 40 और 15 55 ईयर तक भी फॉर्म भर सकता है। हालांकि इतने उम्र तक कैंडिडेट आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट द्वारा छूट दी गई है। हालांकि न्यूनतम वैसे ही बिना किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के 40 वर्ष अधिकतम उम्र है, जो भी काफ़ी है। अब है हम इसके बारे में शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हम जानेंगे। शैक्षणिक योग्यताओं में इसकी 10वीं पास होना अनिवार्य है, जिसको अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं 10वीं कक्षा के नाम से, कहीं पर मैट्रिक के नाम से इसको जानते हैं। इसका मतलब उसको 10वीं या मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। और उसके लिए ये भी शर्त है कि 10वीं कक्षा में उसके पास में हिंदी गणित या अंग्रेजी भाषा भी रही हो। हालांकि सामान्यतः गणित और अंग्रेजी एक कॉमन सब्जेक्ट है, अनिवार्य विषय है 10वीं तक, सभी स्टेटों में ये मिलती है। और इसके अलावा जो
अरुणाचल प्रदेश है उसके लिए अलग से मानक ये है कि अंग्रेजी और गणित तो का विषय का ज्ञान होना अनिवार्य ही है, बल्कि एक साथ में उसकी अरुणाचल प्रदेश की यदि जीडीएस के लिए वहाँ की एक लोकल भाषा के बारे में जानना ज़रूरी है। वहाँ की कोई भी लोकल भाषा है उसके तहत वहाँ की लोकल भाषा का भी जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर लोकल यदि ड्यूटी करनी होगी तो वहाँ की भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। उस जिसके लिए यदि अरुणाचल प्रदेश से यदि कोई आवेदन करता है तो वहाँ के लिए चयन होने के बाद में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मैं यहाँ की तीसरी लोकल इस भाषा को किसी भी भाषा को उसको जानता हूँ। इसके लिए अन्य योग्यताओं में दे रखा है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है, साइकिल चलाने का ज्ञान होना ज़रूरी है, आजीविका के पर्याप्त साधन है दूसरे भी इसके अलावा। तो ऐसा इसके लिए कोई इसके सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, केवल एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत लिया जाएगा चयन होने के बाद में कि हाँ मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, कंप्यूटर में भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, लेकिन इसके लिए कोई डिग्री या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आरक्षण, इसमें आरक्षण किस हिसाब से दिया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार के नियमों में अन्य भर्तियों के लिए रिजर्वेशन व्यवस्था रहती है, उसी प्रकार से यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया गया है ना। और इसके लिए यह है कि यदि आरक्षण के लिए दावा पेश करते हैं तो उसके लिए एक हमको जाति प्रमाण पत्र उसके लिए लगाना होगा, है ना। तो बाद में वो अभी तो फॉर्म भरते टाइम तो उनको आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इस अवधि से, इस तिथि से पहले का ही वो जाति प्रमाण पत्र हमको दस्तावेज सत्यापन के समय चाहिए, है ना। तो जब फॉर्म 15 दिनों के भीतर यदि जो अंतिम जो चयन हो जाएगा उसके बाद में 15 दिनों के अंदर आपको ये वेरिफिकेशन के टाइम पर जाति प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, ठीक है। अब इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 10% रिजर्वेशन अलग से दिया गया है ना, जैसा कि सभी भर्तियों में होता है। उनके लिए इस तरीके से मतलब ये रिजर्वेशन आरक्षण व्यवस्था रखी गई है। और ये है ईडब्ल्यूएस के लिए स्वीकार करने के लिए उसको कुछ आय की सीमा रखी गई है, जैसा कि सभी अन्य भर्तियों में भी रखते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो पीडब्ल्यूबीडी जो अभ्यर्थी है उनके लिए इन क्षेत्रों में विकलांग होना जरूरी है, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। जैसे बीपीएम एबीपीएम के पोस्ट के डाक सेवक की पोस्ट के लिए एलवी, लो विजन और मतलब बधिर और एचएम सुनने में कठिनाई, इनको भी एचएच इनको सुनने में हियरिंग वो इसका मतलब इनको सुनने में भी कठिनाई है, और विकलांगता भी है, मानसिक विकलांगता भी है, उनको इस तरीके से रिजर्वेशन रहेगा। अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने यदि हमारे पास में 10वीं कक्षा पास है, मतलब मैट्रिक पास है, और यदि हम इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं और उम्र हमारी 18 से और 40 के बीच में है, तो हम इसके फॉर्म भरने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। हम इसके लिए हमको इसे वेबसाइट पर जाना होगा, और वेबसाइट पर जाने के इस वेबसाइट पर जाने के बाद में हमको हमारा पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद में हमको कुछ दस्तावेज है वो अपलोड करने होंगे, और इसके लिए योग्यता परीक्षा, इसके लिए प्रक्रिया ये रहेगी कि आपको 10वीं कक्षा जो आपकी मैट्रिक होती है उस क्लास के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। अब इसमें यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रणाली है, कहीं पर ग्रेड प्रणाली है तो कहीं पर अंक के प्रतिशत दिए जाते हैं, और जैसा कि कोरोना में कहीं पर सीधा ही प्रमोट करके पास कर दिया गया था, तो इसको किस तरीके से मानक तय किए जाएंगे इसके बारे में ये है कि जिनका ग्रेड बिंदु 10 है तो उनको 9.5 से गुणा कारक माना जाएगा, और किसी के 9 है तो उसको भी 9.5 से
8 ग्रेड वाले को इस तरीके से जितनी ग्रेड है उसको 9.5 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यदि कहीं पर ग्रेड भी दे रखा है और अंक भी दे रखे हैं तो उनको ग्रेड में बदलने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो उसमें से सबसे पहले अंकों में परिवर्तित करके उसको मेरिट में दी जाएगी। इसके अलावा जो यदि दोनों दे रखे हैं तो ग्रेड को नहीं मान के अंकों को ही माना जाएगा। ठीक है। कहीं पर यह है कि कोविड के कारण जैसे तमिलनाडु में हुआ था, केवल पास कर दिया गया डायरेक्ट ही, तो सीधा उसमें क्या है कि इनको पास तो माना जाएगा लेकिन उनके अंक और ग्रेड नहीं है तो उनको 66.67 इतने अंक प्रतिशत मानते हुए उनको पास माना जाएगा। इसलिए उनकी उसी हिसाब से मेरिट तैयार की जाएगी। अब यदि किसी के उसमें आती है समस्या, किसी के न्यूनतम अंक, जैसे किसी की कट ऑफ 70 गई है और सभी यदि 5 लड़कों के या 5 लड़कियों के अंक 70 ही है तो फिर उसमें से उनको वरीयता किसको दी जाएगी? इसमें सबसे पहले यदि अंक बराबर होने पर DOB जिसकी ज़्यादा होगी, डेट ऑफ बर्थ, उसको वरीयता दी जाएगी। यदि ऐसे भी कैंडिडेट है जिसमें कि अंक भी बराबर है लेकिन और DOB बराबर है तो फिर उसमें ST ट्रांजिशन महिला को पहले वरीयता दी जाएगी। इस क्रम में दी जाएगी। हालांकि इतना लास्ट तक स्थिति आती नहीं है, DOB पर ही अंक बराबर ही देंगे, DOB ऊपर नीचे थोड़ी तो होगी तो उसके आधार पर उनकी वरीयता रखी जाती है। इसके अलावा यदि कोई डेटा अधूरा देता है, यदि कोई अधूरा डेटा देता है ना, और तो उसको आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यदि कोई गलत सूचना देता है तो गलत सूचना अपलोड करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, अस्वीकार कर दी जाएगी। और जो शॉर्टलिस्ट करते हैं उसके बाद में यदि कोई फर्जी या गलत सूचना प्रस्तुत करता है तो उसको भी यहाँ से उसकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी। और यदि कोई जैसे फॉर्म भरते समय ऑनलाइन फॉर्म में धुंधला या अस्पष्ट फोटो या हस्ताक्षर करता है तो उसके आवेदन भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इसलिए अपने फॉर्म में लेटेस्ट मतलब फ़ोटो दे और लेटेस्ट ही साइन अपने सिग्नेचर अपलोड करें। अब आपको कहेंगे कि इसके लिए फिर एग्ज़ाम होगी नहीं तो किस आधार पर इनका रिज़ल्ट कब आएगा, हम किस प्रकार देख सकेंगे? तो सबसे पहले इसकी ये सूचना ये है कि आप जो आवेदन भरते समय जो आपकी ईमेल और या मोबाइल नंबर देंगे, आप उसी पर आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपको सूचना दी जाएगी उसी के माध्यम से। और उसके अंदर आप उसके बाद में 15 दिनों के अंदर आपको जो डिवीज़न या यूनिट के डिवीज़न जो भी आपके कार्यालय में वहाँ पर तय करेंगे, आपको जो उसमें मैसेज आएगा ईमेल पर या फिर मोबाइल पर, उस जगह पर आपको उपस्थित होकर अपने दस्तावेज जो आपको दिखाने होंगे और वहाँ पर दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे आपको। ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ पर फ़ोटोकॉपी साथ में ले जानी होगी और ये सभी आपको उस समय चाहिए। चयन के बाद में आपको अंक तालिका भी चाहिए, एक वो ID प्रूफ चाहिए, जाति प्रमाण पत्र किसी ने लाभ लिया है, जाति ST SC EWS या फिर OBC किसी का लाभ लिया है आपने किसी आधार पर तो प्रवेश चयन प्रक्रिया में, तो उसको ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई विकलांग सर्टिफिकेट किसी ने उसके आधार पर छूट लिया तो उसको PWD प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। यदि ट्रांजिशन जन्म तिथि के रूप में आपको 10वीं की अंक तालिका ही मान्य रहेगी आपकी। और यदि अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरी से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आपको एक चिकित्सक द्वारा एक जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ। और यदि कोई अरुणाचल प्रदेश से राज्य में नियुक्ति चाहता है तो उसको वहाँ की स्थानीय बोलियों के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत पेश करना होगा कि मैं यहाँ की स्थानीय बोली को जानता हूँ। इसके अलावा कोई इसमें खास नहीं है। आपको अंतिम दस्तावेज सत्यापन के बाद में आपको नियुक्ति की पेशकश के 30 दिनों के अंदर आपको जॉइनिंग करनी होगी। सभी औपचारिकताओं से गुजरना होगा आपको। और आपको जो दस्तावेज करने होते हैं कि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ या फिर मैं कंप्यूटर का सामान जानकारी रखता हूँ और मैं स्थानीय
जिस जगह पर मेरी नियुक्ति हो रही है उस जगह पर मैं आवास पोस्ट ऑफिस के लिए उपलब्ध ले लूँगा, किराए से ले लूँगा या व्यवस्था कर लूँगा। तो ये आपको पेश करना होता है। और इसके अलावा आपके इसमें कोई ख़ास नहीं है आपके लिए, आपको बस फॉर्म भरना है। और ये यदि आप 10वीं पास है और इसकी भर्तियों की संख्या लगभग 21,000 से अधिक है, पदों की संख्या, तो आप ये अपना आवेदन पेश ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो 50 KB के तक ही अपलोड करना होगा एवं 20 KB से कम साइज का आपको अपने स्कैन किए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे एवं 10वीं के अंकों की आपको डिटेल, पास का उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं अंकों की डिटेल आपको ऑनलाइन आवेदन में भरनी होगी। डिवीज़न में चयन के अधिसूचित सभी पदों के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा, है ना। और ST SC के आवेदक PWD और के लिए कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है, उसको भुगतान में छूट दी गई है। ये 100 रुपये का जो आप शुल्क भरते हो वो क्रेडिट डेबिट किसी भी माध्यम से आप जमा करा सकते हैं। और जो शुल्क की पंजीकरण संख्या है वो आप सुरक्षित करके नोट रख ले, क्योंकि आपको बाद में भी आवश्यकता पड़ सकती है चयन के बाद में, ठीक है। इसलिए इसको ज़रूर भरें, क्योंकि बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती है और इसमें 10वीं के अंकों के आधार पर सीधा ही सिलेक्शन है। तो बस यही इस वीडियो में जानकारी देना चाहिए। और ये आप दे सकते हैं स्थानीय भाषाओं के बारे में। यदि कोई आंध्र प्रदेश से भरता है तो उसको तेलुगु जानना अनिवार्य है। यदि कोई असम से भरता है तो उसको असमिया और बंगाली ये जानना ज़रूरी है। बिहार से हिंदी, मतलब कुल मिलाकर अपने ये है कि अपने स्टेटों की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में सामान्य जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। और जो पहले से यदि इसी ग्रामीण डाक सेवा में थे, उनको यदि किसी को किसी कारण से बर्खास्त या हटा दिया गया तो उनको ये से में भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। और उसके लिए आपको चयन के बाद में ये शपथ पत्र देना होगा कि मैं पहले इस तरीके से इस सेवा में नहीं था। इसके अलावा आपको दूसरा शपथ पत्र देना होगा कि मैं कंप्यूटर साक्षर हूँ, मैं थोड़ा बहुत ही उपयोग कर लेता हूँ इसका। इसके अलावा ये देना होगा कि सब चयन के बाद में ये प्रमाण पत्र देना होगा कि मैं 2 पहिया साइकिल या स्कूटर चला लेता हूँ। इसके अलावा तीसरा ये देना होगा कि इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। ये जीवोपार्जन के लिए मुझे मतलब अतिरिक्त आय के स्रोत भी है। इसके अलावा ये देना होगा कि मुझे यदि कोई आचरण को यदि गलत करता हूँ मैं तो उम्मीदवारी भी निरस्त की जा सकती है। ये मैं किसी प्रकार का कोई डेटा गलत नहीं है अंकित भरा नहीं है ऑनलाइन आवेदन में, है ना। मैंने किसी प्रकार के कोई तथ्यों को छुपाया नहीं है। और 10वीं के अंकों की 10वीं की अंक तालिका की मैं अपने सत्यापन की सहमति का एक देना होगा। यदि आपको इसी प्रकार के भारत में किसी भी प्रकार के जॉब, पूरे भारत में किसी भी स्टेट के जॉब, गवर्नमेंट जॉब की यदि नोटिफिकेशन के बारे में तत्काल अपडेट होना है तो आप निश्चित रूप से इस यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको समय पर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की भर्ती की आपको जानकारी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।